हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सप्रेस पे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्लास 10th की जो होने वाली हैं, इसका जो चैप्टर 2 हम लोग देखने वाले हैं, राज्य एवं राष्ट्र क्या है। राज्य एवं राष्ट्र क्या है, इससे पहले का जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से जो है चैप्टर फर्स्ट का जो है हम लोग वीडियो वाइज करके प्रश्न अभ्यास बुक का जानते हुए प्लेलिस्ट में आप लोग को डाल दिया गया है। वहाँ से जो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स कहने का अर्थ अर्थशास्त्र के बुक से जो है चैप्टर 2 क्लास 10th की जो है चैप्टर 2, जिसका नाम है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के बुक से जो है चैप्टर 2 है, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो आप लोग जो है चैप्टर पहला भी जो है प्लेलिस्ट में जाके देखें। और आज जो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये राज्य के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राज्य और इसकी जो है आय के बारे में, राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में। तो राज्य एवं राष्ट्र की आय जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। तो देखिए, आप लोग शुरू से ही बोलते आ रहे होंगे कि ये जो है राष्ट्र है, ये जो है राष्ट्र है, या फिर ये राज्य है यानी कि स्टेट है। तो हम लोग जैसा कि कौन से राज्य में रहते हैं, तो बिहार, ये तो सभी को पता होंगे हम लोग किस राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य में रहते हैं। और ये जो बिहार राज्य है, आप लोग आइडिया लगाइए, ये क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, क्षेत्र है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब इसका खुद का जो है एक भौगोलिक क्षेत्रफल है। जो भूभाग जो है बंटवारा जो हुआ है, इसका जो क्षेत्र कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। इतना का जो क्षेत्र है ये बिहार का है। बिहार का कुल क्षेत्र कितना है, इतना ही में ये जो है शासन चला सकता है इसका सरकार। इतना ही में जो है इसका जनसंख्या इस पर नियंत्रण जनसंख्या रहेगा। इससे बाहर जो रहेगा वो दूसरा राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, वहीं जो है एक निश्चित क्या होगा, जनसंख्या भी होगा। यानी कि बिहार का खुद का जो है जनसंख्या भी होगा। जैसे कि अभी का बात करें, वर्तमान का तो वैसे जनसंख्या तो हुआ नहीं, लेकिन 2022 का जो है अनुमान बात करें आप लोग, तो इससे पहले जो अगर बात करें हम लोग 2011 से ही बात कर ले, तो 10 करोड़ ही मानते हैं। कितना मानते हैं, 10 करोड़। तो ये एक प्रकार का जो है निश्चित जनसंख्या था बिहार का, वही निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल, फिर जो है जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार अभी मोटा मोटी कितना होगा, 13 के आसपास में होगा, 13 करोड़ के आसपास में होगा। फिर इसका देखेंगे तो ये जो है संप्रभु है। कैसा है, संप्रभु। तो संप्रभु कहने का क्या अर्थ हुआ, यानी कि स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र कहने का अर्थ क्या हो गया, किस पे जो है किसी बाहरी क्षेत्र का जो है इस पे नियंत्रण नहीं है। इसका जो है खुद का शासन व्यवस्था है। बिहार का जो है खुद का शासन व्यवस्था है, खुद का जो है मुख्यमंत्री है। जैसे कि मुख्यमंत्री का बात करें हम लोग बिहार का, तो अभी जो है प्रेजेंट मुख्यमंत्री जो है बिहार के, आप लोग को पता ही होगा कौन है, तो नीतीश कुमार। कौन है मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार यहाँ के जो है मुख्यमंत्री भी हैं। तो कहने का मतलब बिहार के पास जो है खुद का भौगोलिक क्षेत्रफल है जो कि एक निश्चित है, और फिर जो है खुद एक विशेष जनसंख्या भी है, और ये जो है संप्रभु है। तो राज्य हम लोग आप लोग समझे होंगे यहाँ से कि राज्य क्या होता है। तो देखिए, राज्य जो होता है एक निश्चित रूप से भौगोलिक क्षेत्रफल वाला, जनसंख्या और संप्रभु जो है क्षेत्र होता है। इसको हम लोग ये क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो राज्य बोलते हैं। जैसे हम लोग जो है बिहार का बात किए, किसका बात किए, बिहार का, कि बिहार का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, एक जनसंख्या है, और वही बात किए तो संप्रभु है, यानी कि बाहरी जो है शक्ति का इस पर जो है अधिकार नहीं है। बिहार का खुद का शासन व्यवस्था है, जैसे कि यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं खुद के जो है सरकार में। और ये क्या करता है, यहाँ का जो है सरकार भी खुद बनाते हैं। यहाँ पर जो है सरकार भी है, और सरकार जो है यहाँ की जनता पे जो है शासन करती है। एक निश्चित है, फिक्स है कि बिहार के सरकार जो है बिहार के ही जनता पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। बिहार की ही जनता पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। ये नहीं कि वो जो है दूसरे राज्य में जाके जो है शासन करने लगेंगे, ये चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। बिहार की जो है सरकार बिहार के अंदर तक ही, यानी कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत ही जो है वो अपना नियम कानून चला सकते हैं। और इस जनसंख्या पे जो इस जनसंख्या पे ही जो है अपना नियंत्रण कर सकते हैं, नियम कानून जो है बना सकते हैं और नियम कानून जो है
लागू कर सकते। जैसे कि यहाँ इस जनसंख्या से ही जो है ये कर व्यवस्था भी जो है, कर भी जो है उछल पाएंगे। तो ये था हम लोग का राज्य के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है राज्य के बारे में समझे होंगे। अब जो हम लोग समझते हैं राष्ट्र के बारे में, तो देखिए ये राष्ट्र क्या होता है। तो चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए अब जो है हम लोग राष्ट्र के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? राष्ट्र के बारे में। देखिए ये राष्ट्र होता है क्या। तो जैसे कि हम लोग का जो राष्ट्र, राष्ट्र कहने का मतलब देश, राष्ट्र कहने का मतलब देश, यानी कि हम लोग का जो देश है वो कौन सा देश है? भारत, यानी कि हिंदुस्तान। भारत का एक पर्यायवाची नाम क्या है? हिंदुस्तान। तो चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्र के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? राष्ट्र के बारे में। तो देखिए राष्ट्र, जैसा कि हम लोग का देश क्या है, हम लोग का राष्ट्र क्या है, तो ये भारत है। कौन से कंट्री में हम लोग रहते हैं? तो भारत कंट्री में रहते हैं। देखिए एक राष्ट्र का कैसे निर्माण होता है। तो देखिए जब कोई भौगोलिक क्षेत्र, भूभाग पे जो है विभिन्न जाति धर्म के लोग, विभिन्न जाति धर्म के लोग तो है ही हमारे भारत में, फिर वहाँ पे क्या हो, संस्कृति के लोग, अलग संस्कृति के लोग हों, विभिन्न जाति धर्म के तो है ही, फिर से अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, लेकिन सब उन सब का जो है मकसद हो कि वो जो है एक सूत्र में हो और जो है उन सब का जो है एक राष्ट्र हो, एक क्या हो? राष्ट्र हो, और वो सब जो है एक है, वो सब जो है क्या है? एक भारतीय हैं। तो कहने का मतलब राष्ट्र क्या होता है? यह एक संगठन होता है, जो है एक संगठन होता है। तो किस चीज़ की संगठन होती है? तो संगठन हो सकती है ये भौगोलिक क्षेत्रफल की, किसकी हो सकती है? भौगोलिक क्षेत्रफल की, सांस्कृतिक की। देखिए कहने का मतलब एक राष्ट्र क्या होता है? तो यह एक संगठन होता है। ये संगठन किसका होता है? तो एक सामाजिक, ये किसका संगठन होता है? एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संगठन होता है। भावनात्मक संगठन होता है। कहने का मतलब भारत क्या है? एक सामाजिक, भारत क्या है? एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संगठन है। ये क्या है? एक राष्ट्र क्या होता है? सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो या भावनात्मक संगठन होता है जो भूभाग, जो किसी विशेष भूभाग में, जो किसी विशेष भूभाग में रहने वाले विभिन्न जाति धर्म भाषा के लोगों में एकता का जो है भावना एकत्रित करता है। सभी को मिला के जो है एक राष्ट्र का निर्माण होता है। सभी को मिला के जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। वैसे यहाँ पे राष्ट्र के बारे में जो है डिटेल में बता दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्र के बारे में समझे होंगे। ये क्या होता है? एक संगठन होता है। यह क्या होता है? संगठन होता है। और ये संगठन होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक संगठन होता है। कैसा संगठन होता है? या तो सामाजिक संगठन है या सांस्कृतिक है। यहाँ विभिन्न संस्कृति के लोग भी रहते हैं, परंपराएं भी जो है विभिन्न हैं, और इसका जो है इतिहास भी देखा जाए तो एक लंबा इतिहास है। और ये जो है भावनात्मक है। एक भावना जो है जुड़ा हुआ है अपने देश के प्रति कि हम लोग जो है भारतीय हैं, हम लोग क्या है? एक भारतीय हैं। तो ये था हमारा राष्ट्र के बारे में। ये था क्या हम लोग का? राष्ट्र के बारे में। तो राष्ट्र के बारे में समझे जो किसी विशेष भूभाग पे सामान्यतः लोगों के बीच जो है धर्म के मामले में हो, भाषा के हो, भावनात्मक संगठन हो, तो ये सब में जो है एक सूत्र में बांध के रखता है और एक देश का जो है निर्माण करता है। तो ये था हम लोग का राष्ट्र के बारे में। अब जो हम लोग मेन टॉपिक अपने लोग पढ़ते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आय। अब क्या हम लोग जानते हैं? आय। फिर हम लोग बारी बारी से जानेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है यहाँ पे आय के बारे में। तो चलिए हम लोग समझते हैं आय के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं आय। क्या लिखते हैं? आय। आय कहने का मतलब इनकम। आय जो है इंग्लिश में इनकम, आय यानी कि इंग्लिश में इनकम। तो चलिए समझते हैं इनकम के बारे में। देखिए मनुष्य जो है जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है, कुछ ना कुछ अर्जित करता है, कमाने खाने के लिए कमाता है, उससे जो है कुछ ना कुछ से मिलता है, यानी कि वो आय के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? आय के रूप में, इनकम। वैसे भी आप लोग जो है नाम देखेंगे यहाँ पे इनकम, इनकम यानी कि जेब में कुछ पैसा आता है कि नहीं? इन होता है। क्या होता है? इन होता है, यानी कि पैसा आता है। तो कहने का मतलब आय किसको बोलते हैं? तो देखिए जब कोई मनुष्य कहीं पे कार्य करेगा,
जैसे कोई लोग हैं, कोई व्यक्ति हैं, अपना घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं कार्य करेगा। जैसे मान लेते मज़दूर हैं, जैसे क्या है, मज़दूर है, वो कहीं पे मज़दूरी कर रहा है, उस मज़दूरी के बदले उससे कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। मज़दूरी के बदले क्या मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, और वही जो है पैसा क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति का आय कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि आय जो है शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो रहा है। तो आप लोग बताइए, जो मज़दूर जो है कार्य किया, वो क्या उसका मानसिक कार्य कहलाएगा या शारीरिक कार्य कहलाएगा? तो कहने का मतलब मज़दूर जो है अपना शरीर से कार्य करता है। कहने का मतलब बोझा उठाने का कार्य हो गया, जैसे राजमिस्त्री में काम करे तो ईंट उठाएगा, सीमेंट उठाएगा, बालू उठाएगा, तो वो क्या, वो अपना बॉडी का ज़्यादा यूज कर रहा है, यानी कि अपना शरीर का यूज कर रहा है, तो ये उसका शारीरिक कार्य कहलाएगा। फिर दूसरा कंडीशन आ रहा है, जो टीचर लोग हैं, है कि नहीं, वो क्या करते हैं, तो वो जो है मानसिक कार्य हैं। वकील का कार्य देखेंगे तो वो मानसिक कार्य है। वो सब जो है ज़्यादा अपना उसमें बॉडी संलग्न नहीं होता है, यानी कि वो अपने मस्तिष्क से काम करते हैं। वकील जो है मस्तिष्क से, डॉक्टर भी जो है अपने मस्तिष्क से कार्य करते हैं, यानी कि मानसिक कार्य होता है। तो देखिए, आम जीवन में व्यक्ति जीने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, चाहे वो कार्य मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। उनके बदले जो उन्हें पेमेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, वही जो है आय कहलाता है। वही क्या कहलाता है, आय। तो यहाँ पे हम लोग जो है आय का परिभाषा लिखते हैं, फिर इसके बारे में जो है बारी बारी से समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं आय के बारे में, आय, इनकम। तो इनकम के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये इनकम क्या होता है, आय क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हो, वो शारीरिक कार्य करता हो या फिर मानसिक कार्य करता हो, और उस कार्य करने के बदले जो उसे पारिश्रमिक मिलता है, उसे क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, तो उसे ही उस व्यक्ति का जो है आय कहते हैं। उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, या तो वो शरीर से कार्य करेगा, या तो वो किससे करेगा, शरीर से, यानी कि ज़्यादा कार्य उसका जो है शरीर करेगा। जैसे कि एक रिक्शा चालक को हम लोग देखेंगे, रिक्शा चालक को, तो वो क्या करेगा, वो शारीरिक कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा, शारीरिक। वही अगर हम लोग देखते हैं प्लेन वाले को, वही हम लोग देखते हैं एरोप्लेन वाले को, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक कार्य करता है। प्लेन वाला क्या करता है, एरोप्लेन वाला मानसिक कार्य करता है, यानी कि ये जो है दिमाग से काम करता है। एरोप्लेन वाला क्या करता है, दिमाग से कार्य करता है। वही रिक्शा चालक का देखेंगे, जो साइकिल रिक्शा होता है, वो जो है शरीर से पूरी कार्य करता है। वही हम लोग देखेंगे, यदि राजमिस्त्री है तो वो जो है ईंट बालू जितने भी होंगे वो जो है शरीर से ही पे ही ढोएंगे, यानी कि वो जितने भी ईंट उट जोड़ेंगे सब किसका कार्य होगा, शरीर का ही होगा। और वहीं हम लोग देखेंगे, यदि मशीन से कार्य कराया जा रहा है, वहाँ पे किरान का बात करें तो देखते हैं वहाँ पे जो है दिमाग लगता है, तो वो जो है मानसिक कार्य हो गया। थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य भी उसमें, लेकिन अधिकतर जो कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो मनुष्य जो है अपने दिमाग से करते हैं। और वहीं जो शारीरिक कार्य करेंगे, जैसे कि कूली हो गया, ये सब जो है शारीरिक कार्य करते हैं। और वहीं देखिए, यदि शारीरिक कार्य करें या मानसिक कार्य करें, और उस कार्य जो करेंगे उसके बदले जो हमें पारिश्रमिक मिलेगा, वही जो क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। वही कहलाएगा आय। यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो व्यक्ति शारीरिक कार्य करते हैं उनको मानसिक कार्य के मुकाबले जो है कम आमदनी मिलती है, कम जो है पैसा मिलती है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अगर पढ़ लिख लेते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, तो हम लोग को भी जो है ज़्यादा आमदनी होगा और ज़्यादा थकावट भी नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम, समाज में हर व्यक्ति जो परिश्रम से कुछ अर्जित करता है, वह उसकी जो है आय कहलाती है। समाज में हर वो व्यक्ति जो है परिश्रम से कुछ अर्जित करता है, वह उसकी जो है आय कहलाता है। अगला जो पॉइंट देखिए, आय जो है नगद, यानी कि रुपए और पैसे या वस्तु के रूप में भी हो सकता है। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा क्या, यदि वहाँ पे पैसा नहीं मिलता है तो वस्तु से भी जो है, वस्तु को भी दे दिया जाता है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि खेत में काम करने वाले मजदूर जो हैं, कभी कभी उसके खेत में काम करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं, और उसके बदले जो है कुछ हिस्सा जो है वस्तु ही, जैसे गेहूं है, गेहूं मिल गया, आलू है, आलू मिल गया, तो वहाँ पे जो है पैसे रुपए नहीं देके वस्तु को ही दे दिया जाता है। तो आय का ये भी जो है सोर्स हो गया कि नगद पैसे में नहीं देके
वस्तु को भी दे दिया जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, व्यक्ति की आय उसके पारिश्रम, व्यक्ति की आय उसके पारिश्रम से जो है प्राप्त होता है। व्यक्ति की आय जो है उसके परिश्रम के बदले में प्राप्त की संपत्ति होती है, प्राप्त की गई जो है संपत्ति होती है। तो देखिए व्यक्ति की आय जो है उसके परिश्रम के बदले में प्राप्त की गई संपत्ति होती है, यानी कि वो कार्य करता है तो उसके बदले जो उसे पेमेंट मिलता है वही जो है उसका आय कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, किसी देश की आय उसके नागरिकों की व्यक्तिगत, उसके नागरिकों की व्यक्तिगत या सामाजिक आय का प्रतीक होता है। कोई भी देश हो, यदि उसका आय जो है नागरिकों की व्यक्तिगत या सामाजिक आय का प्रतीक होता है, यह देश के विकास के स्तर को मापने का एक साधन है कि देश का जो है विकास विकसित देश है या अविकसित देश है। ये कहीं ना कहीं आय से ही जो है निर्धारित की जाती है, और यह जो है देश के विकास के स्तर को मापने का एक साधन भी है आय। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है, राज्य या देश की आय के आधार पर उसे विकसित या विकासशील या अविकसित श्रेणी में रखा गया है। और देश हो या राज्य हो, और उसके आधार आय के आधार पे ही, उसके आय के आधार पे ही उसे विकसित या विकासशील या अविकसित श्रेणी में रखा गया है, अविकसित श्रेणी में रखा गया है। आप लोग गांव घर में देखिएगा कि व्यक्ति को जो है उसके धन दौलत पे ही, उसके पैसे पे ही जो है उसका सम्मान किया जाता है, और बोला जाता है कि ये व्यक्ति जो है सफल व्यक्ति है, ये व्यक्ति कैसा है, सफल व्यक्ति है। वैसे ही जो है देश हो या फिर राज्य हो, यहाँ पे भी जो है आय के आधार पे ही जो है बताया जाता है कि ये देश जो है विकसित है या विकासशील है या फिर अविकसित है, और इन सब श्रेणी में जो है रख दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला जो टॉपिक रहेगा भारत में, अगला जो टॉपिक रहेगा भारत में आय का असमान वितरण, भारत में आय का असमान वितरण। तो देखिए भारत के कुछ राज्य जैसे गोवा हो गए, दिल्ली, हरियाणा, ये सब जो है उच्च आय वाले राज्य, यानी कि सर्वाधिक आय वाला जो है राज्य है। और सबसे अधिक जो है राज्य के मामले में 28 राज्यों के मामले में तो गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है। और जबकि जो है निम्न आय वाला बात करें तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब राज्य जो है निम्न आय की श्रेणी वाले आते हैं, निम्न आय की श्रेणी में आते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक। तो देखिए व्यक्ति जो है विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे कि भूमि पे भी जो है कार्य करते हैं, श्रम भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, फिर पूंजी लगा के भी जो है पैसा कमाते हैं, या फिर व्यवस्थापक भी हो गया, जैसे कि शिक्षक हो गया, तो ये सब भी जो है पैसा कमाते हैं, सबका सब। तो यहाँ पे जो है संसाधनों का विभिन्न जो है पारिश्रमिक बताया गया है। तो आप लोग देखिए, यदि भूमि का पारिश्रमिक होगा, भूमि का पारिश्रमिक होगा तो उसे जो है बोला जाएगा लगान। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाएगा, लगान कहलाएगा। वहीं यदि श्रम है, मजदूर है, तो मजदूरी मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, मजदूरी। देखिए पैसा का ही रूप है, लेकिन जो है भूमि में बोला जाता है लगान, भूमि में क्या बोला जाता है, लगान। भूमि के बदले, वही श्रम के बदले जो है मिलता है उसे मजदूरी बोलते हैं। और पूंजी, कितना जो है बैंक को जो है पूंजी पूंजी लगा के जो है, पूंजी पैसा जो के बदले जो है ब्याज लेती है, यानी कि ब्याज से वो कमाती है। वही व्यवस्थापक हो गया, कोई चीज का संस्थापक हो गया, तो उसको जो है वेतन के रूप में मिलेगा, क्या मिलेगा, वेतन की वजह से। शिक्षक का बात करें या फिर अफसरों की बात करें तो इन सभी को जो है वेतन मिलता है, इन सभी को क्या मिलता है, वेतन। तो आप लोग ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे फिर से देखेंगे, भूमि का पारिश्रमिक जो है लगान कहलाता है, भूमि का पारिश्रमिक जो है लगान कहलाता है। और श्रम का पारिश्रमिक जो है वो मजदूरी कहलाता है, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी कहलाता है। और वहीं पूंजी का पारिश्रमिक का बात करें तो वो ब्याज कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ब्याज। और व्यवस्थापक का जो है पारिश्रमिक कहलाता है वेतन। एक और बच गया जो कि उद्यमी है, क्या है, उद्यमी। और उद्यमी का जो है लाभ या हानि के रूप में होता है, उद्यमी का पारिश्रमिक क्या होता है, लाभ या हानि। तो आप लोग याद रखिएगा कि उद्यमी जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार वाणिज्य करते हैं, या तो उनको जो है उस चीज पे लाभ होगा और नहीं तो उनको
हानि होगा। तो यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला जो टॉपिक रहेगा बिहार की आय। बिहार की आय आप लोग के बुक में होगा, बिहार की आय अगला टॉपिक में लाएंगे। इनकम ऑफ बिहार, इनकम ऑफ बिहार। तो देखिए बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य है। देखिए शुरू से ही बोला जाता है कि बिहार जो है पहले संपन्न था, यानी कि यहाँ पे अनेक जो है देशभक्त हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, लोकनायक जो हो गए, जयप्रकाश नारायण, गौतम बुद्ध। तो कहने का मतलब इतिहास में ही गौरवशाली रहा बिहार जो है, इतिहास में ही गौरवशाली रहा। लेकिन हम लोग को जीना जो है वो वर्तमान में जीना है, वर्तमान में लोग जीता है। लोग किस में जीता है? वर्तमान में। ये तो नहीं कि इतिहास में हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग समझते हैं कि बिहार जो है पहले क्या था, संपन्न था, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो है प्रसिद्ध लोक नायकों का जो है जन्म हुआ। लेकिन बिहार जो है अभी के मामले में बहुत ही गरीब है और पिछड़ा राज्य है, बहुत ही गरीब है और पिछड़ा राज्य है। ऐसे तो हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन ये पहले की बात थी, इतिहास की बात थी। अभी जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी जो है कहीं ना कहीं हम लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है अनेक राज्यों में। जैसे कि आप लोग को न्यूज़ सुनने को मिलता ही होगा कि बिहारियों के साथ ये हुआ वो हुआ, मारपीट, यानी कि बहुत ज़्यादा काम भी करवाते हैं बिहार के साथ। तो कहीं ना कहीं बिहार जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ा राज्यों में गिनती आता है। हाँ वो अलग बात है कि धीरे धीरे अभी जो है इसमें विकास के कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी जो उतना लेवल पे जो है बिहार आगे नहीं बढ़ा है। तो हम लोग देखेंगे कुछ डाटा, जैसे कि 2009 का डाटा यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। कितनी दुख की बात है कि हम लोग जो है गरीब हैं, हम लोग क्या है, गरीब राज्यों में गिनती आते हैं। यानी कि 2009 में योजना आयोग क्या कह रहा है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है, सबसे गरीब राज्य। वाओ। फिर अगला जो हम लोग देखते हैं, यहाँ की 41.4% आबादी जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जीवन यापन करती है। देखिए गरीबी रेखा, पोवर्टी लाइन, कहने का मतलब गरीबी क्या होता है। तो यदि व्यक्ति को जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, चलिए रोटी कपड़ा मकान ही मान लेते हैं, ये सब भी अगर वो पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो हम लोग जो है गरीबी के मामले में भी जो है सबसे नीचे हैं। अगला जो देखते हैं, ये गरीबी का कुचक्र होता क्या है, ये गरीबी का कुचक्र जो है होता क्या है। तो देखिए प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री रैगनर नर्स, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्स के अनुसार गरीबी एक कुचक्र है। गरीबी क्या है, एक कुचक्र है, यानी कि ये जो है अनवरत चलते रहता है, ये चक्र जो है चलते रहता है, ये चक्र जो है चलते रहता है। वहीं देखेंगे हम लोग, इसका सार है, इसका मतलब है कि गरीब किस लिए गरीब होता है, गरीब क्यों गरीब होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है। गरीब क्यों गरीब है, तो गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें जो है गरीबी है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें जो है गरीब, तो गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें जो है गरीबी है। गरीबी के कारण जो है उनकी आय कम होती है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। और शिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है। देखिए अज्ञानता रहेगा और शिक्षा रहेगा तो बच्चों की पैदाइश जो है अधिक होगी, उनको समझाने वाला कोई नहीं होगा। यदि वो पढ़े लिखे होते तो पता होता कि जो है ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने से काम नहीं चलता है। यहाँ पे जो है संसाधन फिक्स होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं भूगोल के बुक में कि संसाधन फिक्स है। यदि हम लोग के पास देश में अधिक जनसंख्या होंगी तो वो संसाधन का अत्यधिक यूज करेंगे, संसाधन की क्या करेंगे, अत्यधिक यूज करेंगे, और संसाधन तो फिक्स ही है। तो अज्ञानता के कारण जो है और या फिर अशिक्षा के कारण जो है यहाँ पे बच्चों की पैदाइश अधिक होती है। एक घर में आप लोग को 6 जो है बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ये भी कारण है कि यहाँ पे यदि लड़कियां हो गई तो फिर लड़के की जो है पीढ़ी बढ़ाने के लिए, लड़के यानी कि बेटे की जन्म को लेके उनका जो है अगला बच्चा होते चले जाता है, यानी कि उनको बेटा चाहिए। फलस्वरूप जो है उनकी अगली पीढ़ी अधिक जो है गरीब हो जाती है, अगली पीढ़ी जो है ऑटोमेटिक गरीब हो जाएगी। और गरीबी का यह कुचक्र जो है अनवरत चलते रहता है, चलते रहता है। इसका आशय यह है कि गरीबी ही गरीबी को जो है
जन्म देती है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। तो आप लोग देखेंगे गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे, गरीबी ही गरीबी का, तो बिहार का ही नहीं बात करें, हर एक क्षेत्र का बात करें, तो यदि अशिक्षा होंगी, क्या होंगी, अशिक्षा होंगी और अज्ञानता होंगी, या फिर क्या होंगे, अज्ञानता होंगे, तो वहां पे जो है क्या होगा, गरीब का जन्म होगा, यानी कि बच्चों की पैदाइश अधिक होगी और उनके बच्चे भी जो है, अगला पीढ़ी भी जो है और अधिक गरीब होते चला जाएगा। और ये जो है चक्र कहीं ना कहीं चलते रहेगा, ये चक्र जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, चलते रहेगा, और गरीब का बेटा जो है गरीब ही होगा, यहाँ पे राजा थोड़े ना हो पाएगा, क्योंकि उनको जो है ऐसा शिक्षा मिलेगा। देखिए यहाँ पे मोटा, एक तरफ एक व्यक्ति को जो है सारा चीज़ का फैसिलिटी मिलता है, उसको रहने के लिए घर मिलता है, अच्छा स्कूल मिलता है बच्चे को, फिर वो अनेक जगह जो है ट्यूशन भी करता है। वहीं दूसरा जो है गरीब का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में लिखवा लेगा नाम, घर पे पढ़ेगा नहीं, उसको जो है मजदूरी भी करना होगा इधर उधर करके, तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या वो आईएएस आईपीएस बन पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। जो बच्चा 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ेगा, उसको हर एक चीज़ का फैसिलिटी मिलेगा, पढ़ाई लिखाई के अलावा उसका कोई काम ही नहीं रहेगा, जैसे कि उच्च श्रेणी के बच्चे को देखेंगे। वहीं जो है निम्न श्रेणी के बच्चे जो है, गरीब के बच्चे, वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल जाएंगे, ट्यूशन नहीं करेंगे, घर पे नहीं पढ़ेंगे, वो किसी चाय की दुकान पे कार्य करेंगे, तो क्या वो कभी जो है आईएएस आईपीएस बन पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि एकाएक एक दो जो है बन जाते हैं और लोग जो है उनके ही तारीफ में लग जाते हैं। यहाँ पे लाखों बच्चे जो हैं इससे छूट जाते हैं एक दो को देख के, है कि नहीं। तो ये सब जो है चक्कर है। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, ये चक्र के बारे में है कि गरीबी जो है आखिर कैसे जो है अनवरत चलते रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो है पूंजी निर्माण, कम पूंजी निर्माण होगा, क्या होगा, कम पूंजी निर्माण, जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम होगा वो कम पूंजी निर्माण करेगा, और कम उत्पादन होगा, और फिर कम उत्पादन होगा तो कम आय होगा, कम उत्पादन होगा तो यानी कि कम पूंजी होगा तो कम उत्पादन होगा, और कम उत्पादन होगा तो आय कहाँ से एक्स्ट्रा होगा, कम ही होगा, और फिर कम बचत बचत भी होगा, और फिर से जो है कम पूंजी निर्माण होगा, यानी कि ये चक्र आखिर में चलते रहेगा। यहाँ पे देखिए, यानी कि पूंजी निर्माण दर कम है तो कम उत्पादन होगा, कम उत्पादन होगा तो कम आय होगा, और कम आय होगा तो बचत भी कम होगा, और बचत कम होगा तो फिर से जो है पूंजी निर्माण कम होगा, यानी कि ये लगातार जो है चलते रहेगा, गोल गोल जो है घूमते रहेगा, ये लगातार जो है चलते ही रहेगा, ये अनवरत चलता ही रहेगा। देखिए ये लगातार जो है चलता ही रहेगा, अनवरत जो है चलता ही रहेगा। अगला जो पॉइंट देखिए आप लोग, इस चक्र के कारण गरीब और गरीब होता जाता है, और ये चक्र जो है इसके कारण जो है गरीब और गरीब होता जाता है, और गरीबी और निम्न आय स्तर बिहार जैसे राज्यों की मुख्य समस्या है, और गरीबी और निम्न आय जैसे स्तर जो है बिहार की मुख्य समस्या है। इसके सुधार के लिए, यदि इसका सुधार किया जाए, तो सबसे पहले जो है निवेश होना चाहिए शिक्षा में, यानी कि लोग जो है एजुकेटेड हो, फिर जो है स्वास्थ्य उनकी सही हो, बुनियादी ढांचे जो है इनमें विकास जरूरी है, तो ये सब तरीके जो है गरीबी से दूर होने का उपाय। वही हम लोग जो है कुछ डाटा देखते हैं बिहार के बारे में, यानी कि 5 और 6 का डाटा देखते हैं, 2005 से 6 के डाटा देखते हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय आय की गणना, प्रति व्यक्ति आय की गणना के बारे में, तो बिहार 2005 से 2006 में देखेंगे तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय जो था 6610 रुपया थी, 6610 रुपया थी। वहीं भारत का देखें तो 25,494 रुपया, भारत का देखें तो 25,494 रुपया, यानी कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय 6610 रुपया, और जबकि भारत का जो है 25,494 रुपया। तो बिहार का जो है बहुत ही कम प्रति व्यक्ति आय है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, बिहार के 38 जिले में पटना सबसे अधिक राष्ट्रीय आय वाला, व शिवहर जो है सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। तो कहने का मतलब पटना जो है बड़ा शहर है, और यहाँ पे जो है उद्योग धंधे उतने अच्छे हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है इसका जो है प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होगा, और ये जो है बिहार की राजधानी भी है। वहीं जो है शिवहर में जो है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, देश के आय को मानक को
निर्धारित करने वाली संस्था, तो आप लोग याद रखेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स है, एस्थेटिक्स है, यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स है। इसका नाम जो है देश की मानक को निर्धारित करने वाली संस्था है, तो ये नाम याद रखेंगे। और ये जो है 16 सितंबर 2008 को 16 सितंबर 2008 को एक डाटा निकालता है, आंकड़ा निकालता है 2006 से 7 में, 2006 से 7 में। तो ये जो डाटा निकाला 2006 और 7 का कब, 2008 में। और ये बताता क्या है कि जो चंडीगढ़ होता है, ये चंडीगढ़ वो भारत के 28 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला क्षेत्र है। तो देखिए चंडीगढ़ जो है वैसे केंद्र शासित प्रदेश है, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये जो है 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय देखें तो 70,361 रुपया। 2006 से 7 का डाटा देखेंगे तो चंडीगढ़ का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है, यानी कि वार्षिक आय, वो जो है 70,361 रुपया है। वहीं बात करें हम लोग 28 राज्यों में, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा है, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है गोवा है। तो आप लोग याद रखेंगे गोवा का 54,850 रुपया, 54,850 रुपया। वहीं दिल्ली का बात करें तो ये है 50,565 रुपया प्रति व्यक्ति आय। देखिए कितना बहुत ज़्यादा है। हम लोग कहाँ 6610 रुपया प्रति व्यक्ति आय है हम लोग का, वहीं जो है गोवा का बात करें, दिल्ली का बात करें, इसलिए जो है लोग ज़्यादा कमाने के लिए गोवा जाएंगे और कहाँ जाते हैं, दिल्ली, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा है। वहीं देखें हरियाणा ने इस बार पंजाब को पीछे छोड़ते हुए, तो ये 2006 और 7 का डाटा है, तीसरे स्थान पर जगह बना लिया। हरियाणा भी जो है पंजाब को पीछे छोड़ के तीसरे स्थान पर जगह बना ली। तो पहला नंबर पे चंडीगढ़ हो गया, दूसरा नंबर पे दिल्ली और तीसरा नंबर पे जो है हरियाणा हो गया। अब देखिए बिहार जो पिछड़े राज्यों में आता है, अब विकास की ओर पे जो है अग्रसर है। अब बिहार भी कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ रहा है। और 2008 से 9 में बिहार की जो है राष्ट्रीय वृद्धि दर 11.03% रही, जो कि गुजरात 11.05% के बाद देश की दूसरी सबसे अधिक जो है अधिक है। तो कहने का मतलब बिहार की भी जो है राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि हो रही है, वो भी गुजरात के बाद। तो देखिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में जो है इससे आगे का जो है टॉपिक लाया जाएगा। तो ये आपका जो है बुक से ही लिया गया है, नोट्स बनाया गया है। तो बुक का हर एक पॉइंट्स को जो है इसमें चर्चा किया गया है। तो आप लोग को इस प्रकार से नोट्स से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्लास कैसा लगा आप लोग को, यहाँ से आप लोग को नोट्स पूरा प्रोवाइड हो रहा है, और यहाँ से आप लोग जो है अपने कॉपी में लिख के, क्योंकि लिखने से भी जो है आप लोग को माइंड में याद रहेगा। तो कहने का मतलब इस चीज़ क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।